गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। से हम लेके चल रही थी बूलियन अलजेब्रा चैप्टर नंबर 9। तो आज देखो पिछली क्लास में हमने बेसिक समझ लिया था, आज उससे आगे चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसका आप ध्यान से देखो। क्या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बी इक्वल दे रखा आपके पास 0 और 1 दे रखा है, और दो द्विचर संक्रियाएं हैं प्लस और डॉट, और एक एकचर संक्रिया है कॉम्प्लीमेंट्री, और वो निम्न प्रकार परिभाषित हैं। देखो किस प्रकार परिभाषित हैं, प्लस 0 1 0 1 0 1 1 1। एक दे रखा है डॉट, वो 0 1 आपके पास 0 1 0 0 0 1। एक दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, यहां दे रखा आपके पास ए और यहां ए डैश। ये 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, ये दे रखा है। और हमें सिद्ध करना है कि क्या ये बूलियन अलजेब्रा होगा। देखो सबसे पहले प्रश्न समझ में आ गया होगा, ये सारणी नंबर 1 है, ये सारणी नंबर 2 है, ये सारणी नंबर 3 है। कहने का आपको क्या सिद्ध करना है, b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट्री 0 1 को क्या दिखाना है, बूलियन अलजेब्रा दिखाना है। b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट्री 0 1 को बूलियन अलजेब्रा दिखाना है, जहां b क्या होता है मैंने कल समझाया था आपको, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। यहाँ जो b के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 0 1। और जो प्लस आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है वो इस प्रकार डिफाइंड है, इस प्रकार की 0 प्लस 0 की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 0 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 1 है। बूलियन अलजेब्रा में इस प्रकार डिफाइंड है। यहाँ जो डॉट है वो किस प्रकार डिफाइंड है, इस प्रकार की 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 0 डॉट 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, 1 डॉट 0 की 0 1 डॉट 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी आपके पास। अरे ये क्या दे रखी है, थर्ड सारणी देखो, थर्ड सारणी ये दे रखी है कि जैसे ए डैश कोई एलिमेंट्स और उसका कॉम्प्लीमेंट्री उसका पूरक। आपको पता है डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री को, पूरक को। कहने का 0 का पूरक क्या है, 1 है, और 1 का पूरक क्या है, 0 है। ये दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है ये, और हमें इसको क्या दिखाना है, बूलियन अलजेब्रा दिखाना है। तो मैं समझा देता हूं। सबसे पहला कौन सा पॉइंट सिद्ध करोगे आप, कम्यूटेटिव लॉ सिद्ध करोगे आप। कर विनिमयी नियम सिद्ध करोगे आप। देखो कर विनिमय नियम क्या कहता है, देखो आपको याद होगा बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहले मैंने कौन सा नियम सिखाया था आपको, कम्यूटेटिव लॉ। कर विनिमय नियम मैंने बोला था बूलियन अलजेब्रा यदि आपसे पूछता है तो आपको सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या होता है, तो प्लस के लिए बताया था मैंने, एक डॉट के लिए। प्लस के लिए मैंने क्या बताया था कि a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, b प्लस ए। कहने का स्मॉल ए स्मॉल बी, अपन कोई दो एलिमेंट्स कैपिटल बी से ले तो सदैव a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, b प्लस ए, जहां a b किसके एलिमेंट्स होते हैं, b के, और a डॉट b बराबर क्या होना चाहिए, b डॉट a। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या, हाँ, यहां कोई भी दो एलिमेंट्स आप कहां से ले लो, कोई भी दो एलिमेंट्स कहां से ले लो आप, b से ले लो, चाहे वो 0 और 1 ले लो आप, चाहे 0 में 1 जोड़ो और चाहे 1 में 0 जोड़ो, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 0 प्लस 1 की भी 1 और 1 प्लस 0 की वैल्यू भी 1। देखो क्रम को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे गुणा कर लो, चाहे 0 डॉट 1 चाहे 1 डॉट 0 0 0। देखो दोनों एलिमेंट्स इक्वल भी ले सकते हैं, ए और बी दोनों सेम भी ले सकते हैं। जैसे मैंने दोनों ही एलिमेंट्स 1 1 ले लिए मान लीजिए बी से, तो चाहे 1 प्लस 1 की वैल्यू देखो, और अब चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चाहे आप 1 डॉट 1 की वैल्यू देखो, चेंज करोगे तो भी 1 1 ही रहेगा। तो दिखा दीजिए यहां कम्यूटेटिव लॉ कैसे दिखाओगे, आप दो एलिमेंट्स कहां से लोगे,
कम्यूटेटिव लॉ के अंदर मैंने बताया था आपको दो एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं, बी से लेने हैं। दो एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं, बी से। देखो चाहे 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 में यहाँ से देखो 0 + 1 आ रहा है, और चाहे 1 + 0 देखो 1 + 0 देखो 1 + 0 की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो आपके पास क्या हो गया, 1 + 0 = 0 + 1। ये तो योग का क्रम विनिमय हो गया। a + b = b + c। क्रम को चेंज करने से वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, मल्टीप्लाई की बात करेंगे। 0.1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि गुणा के लिए भी देखते हैं क्रम विनिमय। तो 0.1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 है। अब निकालोगे 1.0 की वैल्यू, 1.0 की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो इसलिए आपके पास देखो ये क्या हो गया, 0.1 = 1.0, 0.1 = 1.0 और 0.1 = 1.0 हो गया आपके पास। तो लिख देना, अतः समुच्चय बी के अवयव योग और गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। फर्स्ट नियम हो गया। सेकंड देखो, सेकंड नियम कौन सा देखोगे, बंटनता नियम। देखो बंटनता नियम में आपको क्या करना है, वैसे मैं एक बात और बता दूं आपको, वैसे भी ये 3rd ईयर वगैरह क्लास में डिटेल से चलते हैं। ये 3rd ईयर में तो बहुत ज़्यादा पढ़ोगे आप कम्यूटेटिव लॉ वगैरह के बारे में, क्योंकि वहाँ एक बुक आएगी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित, उसमें बहुत ज़्यादा नियम है। वैसे आपको सामान्यतः हम बात करें क्रम विनिमय नियम कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस, ये क्या ये 0 1 है, वो प्लस के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं। तो एक तरीका होता है, ये इसको सारणी बोला जाता है, कि जो सारणी की पहली, देखो ये एलिमेंट्स हैं, ये पहली पंक्ति है, ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ है, ये कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ। तो क्या ये 0 1 है वो प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हो कि सारणी की प्रत्येक पंक्ति व स्तंभ एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। निश्चित क्रम का अर्थ है कि जो पहली पंक्ति है वो क्या होना चाहिए, पहला स्तंभ, जो पहली रो है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम होना चाहिए आपके पास। जैसे फर्स्ट रो क्या है, 0 1 है, और फर्स्ट कॉलम भी क्या है, 0 1। जो रो है वही कॉलम है। देखो सेकंड रो क्या आपके पास 1 1 और सेकंड कॉलम भी क्या है 1 1। तो हम कह सकते हैं कि ये 0 1 है वो प्लस संक्रिया के लिए कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, क्रम विनिमय नियम का। डॉट संक्रिया की बात करें तो वही देखते हैं कि जो आपके पास रो एंड कॉलम है वो एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर पहली फर्स्ट रो क्या है 0 0, तो फर्स्ट कॉलम भी 0 0 होना चाहिए। सेकंड रो क्या है 0 1, तो सेकंड कॉलम भी 0 1 होना चाहिए है। तो समझ जाओ कि ये 0 1 है वो गुणा संक्रिया के लिए भी कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ सारणी 1 व सारणी 2 की प्रत्येक पंक्ति व स्तंभ एक निश्चित क्रम में है, अतः समुच्चय बी के अवयव योग तथा गुणा संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब देखो हम बात करेंगे बंटनता नियम की। देखो बंटनता नियम कैसे देखोगे आप, 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो 3 एलिमेंट्स आप कैसे ले लो, आप 0 ले लो, 1 ले लो, 1 दिखा देना है कोई, क्योंकि 3 लेने पड़ेंगे। तो बी में तो 2 एलिमेंट्स ही है, ओनली 0 1, तो 2 एलिमेंट्स हमें इक्वल लेने पड़ेंगे। चाहे वो ऐसे भी ले सकते हो आप, 0 0 और 1 ले सकते हो, या 0 1 1 कैसे ले लो आप, या 0 1 0 कैसे भी ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 0 1 1 ले लिया। हम बंटनता नियम आपको पता होगा, बूलियन अलजेब्रा में सेकंड जो लॉ होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, बंटनता नियम होता है आपके पास। बंटनता नियम में क्या देखते हैं, a प्लस बी डॉट सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो ए बी सी की जगह क्या है 0 1 और 1 है, तो पहले 0 प्लस 1.1 की वैल्यू निकालोगे। तो आपको पता है 0 प्लस, देखो 1.1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.1 की वैल्यू 1 है, और 0 प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 1 की वैल्यू 1 है। अब इसकी भी वैल्यू निकालनी है आपको। देखो अब a प्लस बी डॉट सी तो आपने निकाल लिया, क्योंकि a की जगह यहाँ 0 है, b की जगह 1 है और c की जगह भी क्या है 1 है। अब आप क्या करोगे,
इसकी वैल्यू निकालोगे तो ए की जगह तो क्या रखोगे 0, बी की जगह 1 है, डॉट ए की जगह 0 है, सी की जगह 1 है। 0 + 1 यहाँ से देखो आप जो सारणी दे रखी है 0 + 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1 है, और 0 + 1 की वैल्यू 1, 1.1 1। तो आपको पता है कि यहाँ से देखो 0 + 1.1 बराबर क्या आ गया 0 + 1.0 + 1, यही तो आया। देखो 0 + 1.1 की वैल्यू भी 1 है, 0 + 1.0 + 1 की वैल्यू भी 1 है, दोनों बराबर होंगे, दोनों की वैल्यू सेम है। ये तो नियम होता है a + b.c, a + b a + c। तो देखो आप abc की जगह क्या है, बंटनता नियम हो गया। एक बंटनता नियम और था, आपको पता हो तो वो भी दिखा दीजिए। वो नियम क्या था आपको पता हो तो कि a.b + c बराबर क्या होना चाहिए a.b + a.c होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास। तो अब आप देखोगे यहाँ से a की जगह 0 है, b की जगह 1 है, c की जगह 1 है, 0 डॉट 1 + 1 2 मत कर देना, यहाँ सारणी डिफाइंड दे रखी है क्वेश्चन के अंदर ही, उसमें 1 + 1 की वैल्यू कहने का अर्थ यहाँ प्लस इस प्रकार डिफाइंड दे रखा है। तो वहाँ और आपने पढ़ा भी था बूलियन अलजेब्रा में, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि a + a यहाँ क्या होता है a होता है, a + a क्या होता है a पढ़ाया था मैंने। वैसे 1 + 1 क्या होगा 1 होगा या बूलियन अलजेब्रा में, है ना। और दे भी रखा है कि 1 + 1 की वैल्यू 1 है। तो देखो आप सबसे पहले हम a.b + c की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे, दोनों को बराबर दिखाएंगे। यहाँ abc की जगह 0 1 और 1 है, तो मैंने 0.1 + 1 लिया, 1 + 1 की वैल्यू यहाँ से 1 है और 0.1 की वैल्यू क्या है 0 है। अब वैल्यू निकालोगे आप किसकी a.b, तो a की जगह 0 है, b की जगह 1 है, a.c, a की जगह 0 है, c की जगह 1 है, 0.1 0, 0.1 0, 0 + 0 देखो यहाँ से क्या आएगा 0। तो यहाँ से बताइए क्या आ गया 0.1 + 1 = 0.1 + 0.1। तो a.b + c क्या आ गया a.b + a.c। तो ये बंटनता नियम लिख देना, अर्थात समुच्चय b के अवयव योग तथा गुणन संक्रिया के लिए बंटनता नियम का पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ योग और गुण आता है ना दोनों। थर्ड नियम देखो आप, देखो थर्ड नियम क्या है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, या तत्समक नियम बोल दो, आइडेंटिटी लो की बात है। थर्ड नियम में हमें तत्समक अवयव दिखाना पड़ता है। आपको याद होगा जब मैंने बूलियन अलजेब्रा की आपको परिभाषा लिखाई थी, उस टाइम मैंने बोला था कि यहाँ एक तो योग का, एक तो एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन गुणन का आइडेंटिटी एलिमेंट्स देखना पड़ता है, योग और गुणन का तत्समक अवयव देखना पड़ता है। अब यहाँ से आप मेरे को ये बताओ, साफ दिखाई दे रहा होगा, वैसे सबको पता है योग का तत्सम क्या होता है, कहने का आप देखो तत्समक अवयव कैसे दिखाते हैं। जैसे आपने कोई स्वैच्छिक अवयव एक हाथ से ले लिया बी से, अब ए में क्या जोड़ें कि ए ही आ जाए, 0 जोड़ने पर आएगा। अब एक की जगह देखो, एक की जगह ए क्या होता है, ये स्मॉल ए होता है, वो कैपिटल बी का स्वैच्छिक अवयव होता है। एक की जगह कुछ भी आ सकता है कैपिटल बी से। तो आप ये बताओ एक की जगह मैं क्या रख दूं, जैसे मैंने मान लीजिए एक की जगह 0 रख रहा हूं, तब भी क्या ये बात सत्य होगी? हाँ होगी, सही है। एक की जगह 1 रखूंगा तब भी 1 + 0 1, देखो एक की जगह 1 रख रहा हूं। और वैसे आपको दिखाई दे रहा है देखो कि योग का तत्समक अवयव एक ऐसा भी होता है कि उसके साथ जो ले वही आना चाहिए। तो ऐसा 0 के साथ हो रहा है, 0 के साथ 0 ले रहे हैं 0, 0 के साथ 1 ले रहे हैं तो देखो 1 आ रहा है, ऐसे लिख देना। और a.1 की वैल्यू, गुणन का तत्समक अवयव क्या होगा 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर रहे हैं, चाहे 1 को 0 से गुणा कर रहे हैं 0, चाहे 1 को 1 से गुणा कर रहे हैं 1। और आपको पता है 0 और 1 यहाँ किस में है, b में भी है। तो आपको पता था तत्समक अवयव तो आप जानते हैं कि योग का 0 होता है, गुणन का 1 होता है बेटे। तो यहाँ योग और गुणन के तत्समक अवयव भी विद्यमान है। ये थर्ड नियम हो गया। अब नियम नंबर 4 की बात करें, देखो पूरक अवयव, कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स की बात करें तो यहां आपको पता है
सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो का पूरक निकालेंगे। किसका पूरक निकालेंगे? वैसे लिख देना, यहां जीरो का पूरक अवयव दे रखा है। वैसे आप डायरेक्ट भी लिखना चाहो, वैसे मैंने समझा भी दिया था कि जीरो का पूरक अवयव एक होता है, क्योंकि पूरक पता आपको कैसे निकालते हैं। ए का पूरक ए डैश कब होता है? जब ए में ए डैश जोड़ने पर एक आए और गुणा करने पर क्या है? जीरो। तो ऐसा जीरो में वन जोड़ेंगे वन आएगा, और जीरो में को एक से गुणा करेंगे जीरो आएगा। वन और जीरो जोड़ने पर वन आना चाहिए, गुणा करने पर जीरो। ए प्लस ए डैश इक्वल वन और ए डॉट ए डैश इक्वल जीरो, वही समझाया था मैंने। वैसे यहाँ दे रखा है जीरो का पूरक वन है और वन का पूरक क्या है लिख देना। तो यहाँ जीरो का पूरक अवयव एक तथा एक का पूरक अवयव जीरो है। और जो बी में भी है, देखो पूरक अवयव विद्यमान तभी होंगे जब बी में हो। तो यहाँ किसका पूरक अवयव देखते हैं? बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका देखते हैं पूरक अवयव। तो बी में दो ही एलिमेंट्स हैं, जीरो और वन। जीरो का पूरक देखेंगे वन आएगा, वो बी में है। वन का पूरक देखेंगे वो जीरो आएगा, वो भी किस में है? बी में है। तो कैपिटल बी के प्रत्येक अवयव का पूरक अवयव क्या होगा? विद्यमान होगा आपके पास। और पांचवा नियम होता है जीरो डज नॉट इक्वल वन। वो है हिसाब दिखाई दे रहा है आपको। जीरो का काम देखो अलग हो रहा है, जोड़ने पर वो जीरो को जोड़ने पर एक आ रहा है, गुणा करने पर जीरो आ रहा है। वो तो आपको पता है जीरो डज नॉट इक्वल वन होता है। लेकिन आते हैं बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट्री जीरो वन, एक बूलियन बीजगणित है जहाँ बी यहाँ क्या है? जीरो वन है, और प्लस डॉट और कॉम्प्लीमेंट्री इस प्रकार डिफाइंड है। तो नॉर्मल सी बात आप एक बार समझना, बूलियन अलजेब्रा दिखाना था हमें। अब देखते हैं आगे। एक एग्जाम्पल नंबर सेकंड और देख लो आप। माना पी एस एरिक समुच्चय एस का घात समुच्चय। बेटे घात समुच्चय का नॉलेज होना चाहिए, पावर सेट का आपको पता हो तो पावर सेट मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर समझाया था। जैसे आपके पास हम लेके चल रहे थे, वहाँ कुछ भी ले लो, जैसे आपने ले लिया 6 और 7। अब इसका पावर सेट जो ए है, समुच्चय जो सेट ए है, इसका जो पावर सेट है, इसका घात समुच्चय वो किससे लिखा जाता है? ए का घात समुच्चय पी ए से लिखा जाता है। और ए का घात समुच्चय क्या होता है? ए के जितने भी उप समुच्चय हैं उन सभी का समुच्चय। बेटे ए के जितने भी सबसेट है उनका सेट होता है। तो मैंने समझाया था, तो 5 बताओ ए के क्या क्या सबसेट होंगे? एक तो 5 होगा। 5 तो क्या होता है? प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। तो जो 5 है, क्योंकि पी ए क्या होता है? ए का घात समुच्चय। और ए का घात समुच्चय क्या होता है? ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो पहले ए के सभी उप समुच्चय लिखो। तो मैं आपसे बोलूं क्या 5 है वो ए का उप समुच्चय? आप बोलोगे यस, क्योंकि 5 तो कैसा समुच्चय होता है? रिक्त समुच्चय होता है, नल सेट होता है। अब रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय। मैं बात करूं 6। अब देखो एक बात को समझो आप, 6 है, क्या 6 है वो ए का उप समुच्चय? नहीं। अरे 6 समुच्चय कब बनेगा? जब उसको मिडिल कोष्टक, मंझले कोष्टक के अंदर लिखोगे आप। देखो 7 की बात करें, 6 भी ए का उप समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए में है। ये भी क्या है? ए का उप समुच्चय है। और ये भी क्या है? ए का एक उप समुच्चय। तो ए के जितने भी उप समुच्चय हैं ये सब ए के क्या है? उप समुच्चय हैं। उनका समुच्चय, उनका सेट ए का क्या होता है? घात समुच्चय। ये पी ए क्या है? ए का घात समुच्चय, क्योंकि ए के यही होंगे, इनके अलावा ए का कोई भी सबसेट नहीं है। कई विद्यार्थी बोलेंगे सर 7 6 भी है। अरे आप ये तो जानते होंगे सेट में सेट है, वो सेट में क्रमनियमी नियम लागू नहीं होता बेटे। यानी करते यहाँ क्रम का महत्व नहीं होता, चाहे 6 7 देख लो चाहे 7 6 देख लो, एक ही बात होती है सेट में। 6 7 या 7 6 दोनों बराबर होते हैं ना। तो पावर सेट समझ गए, कोई भी सेट है उसका पावर सेट क्या होता है? उसके जितने भी उप समुच्चय हैं उनका समुच्चय होता है। क्योंकि ये बात मैंने क्यों स्टार्ट की, क्योंकि जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है इसमें पावर सेट की बात हो रही है। अब देखो
देखो मजे से पढ़ाई किया करो, एक एक बात को समझो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते रहा करो ना। हाँ, क्योंकि आपको पता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसको थोड़ा सा परेशान किया करो। कई विद्यार्थी तो ऐसे आराम देते हैं इस माइंड को, अरे नहीं 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 मैं हल्का सा भी बोझ नहीं डालूंगा, ऐसे सोचते हैं। नहीं नहीं बेटे, ये तो एक मशीन है, इसको जितना काम में लोगे ना उतना ही ज़्यादा काम करेगी। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, माना पी एस एरिक समुच्चय एस का घात समुच्चय, लिख दूं मैं बेटे? दिया है, क्या दे रखा है बताइए? पी एस है, वो एक एरिक समुच्चय दे रखा आपके पास, एस और उसका क्या है घात समुच्चय। ये दे रखा है। और पीएस पर परिभाषित द्विचर संक्रियाएं, यहां द्विचर संक्रियाएं क्या है? प्लस और डॉट। देखो यहां, अब सुनो मेरी बात, जो बूलियन अलजेब्रा है, यहाँ बूलियन अलजेब्रा की बात होगी, एक बार आराम से समझो। यहाँ है क्या, जो कैपिटल बी आता है उसकी जगह तो यहाँ क्या है? पी एस है। जैसे एरिक समुच्चय अपन कैपिटल बी लेते थे ना, यहाँ पी एस है। और पी एस क्या है? कोई एरिक समुच्चय है, कुछ भी हो सकता है, वो एरिक समुच्चय एस, उसका क्या है? घात समुच्चय है। यहाँ प्लस और डॉट की जगह तो क्या दे रखा है? यूनियन और इंटरसेक्शन। और जो एकचर संक्रिया कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो आपको पता है यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो बी वाला कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री आप नहीं पढ़ते थे चैप्टर नंबर 1 में? जैसे मैं आपको बोलता था कि यूनियन यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 10, और यहाँ से देखो आप ए इक्वल क्या है? 5 6 7 8 9 10 है। और आपको मैं पूछूं कि ए डैश निकालो तो आप कैसे निकालते थे? आप u माइनस ए करते थे। आप u माइनस ए करोगे तो क्या आएगा आपके पास? u में से 1 हटाना आपको आता है, चैप्टर नंबर 1 में सीखा था आपने, 1 2 3 4। ये है यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ है ना। समुच्चय फाई तथा एस पी एस के क्रम से 0 1 है। अब यहाँ जो 0 1 था अपने पास, बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट्री 0 1, यहाँ 0 का काम तो कौन कर रहा है? फाई कर रहा है, और 1 का काम कौन कर रहा है? एस कर रहा है। तब हमें पी एस यूनियन कॉम्प्लीमेंट्री, इनको क्या दिखाना है? बूलिय बीजगणित दिखाना है। यहां देखो, यहां द्विचर संक्रियाएं तो क्या है बताओ? यहां द्विचर संक्रियाएं तो कौन सी हैं? प्लस तथा डॉट क्रम से क्या है? यहां संघ संक्रिया, जो आपको पता है क्या होती है? यूनियन, तथा श्रवनिष्ठ संक्रिया इंटरसेक्शन, एवं और भी दे रखा है देखो, फाई तथा एस पी एस के क्रम से 0 तथा 1 है। ये दे रखा है, वो थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना ये बुक में दे रखा है देखो सब कुछ, थोड़ा सा आपकी बात समझ में आ जाएगी। अब हमें एकचर संक्रिया, वो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सिद्ध करना है कि पी एस प्लस की जगह यूनियन, कॉम्प्लीमेंट्री की जगह, सॉरी डॉट की जगह इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री है ही, 0 की जगह फाई और 1 की जगह एस। अब हमें सिद्ध करना है कि पी एस यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फाई एस बूलिय बीजगणित है। ये प्रूव करना है हमें। ये दे रखा आपके पास, आराम से पढ़ो प्रश्न को। देखो ये प्रश्न दे रखा है, तो समझ में आ गया
यहाँ चेंज हो रहे हैं, बी की जगह पी एस है, प्लस की जगह यूनियन है, डॉट की जगह इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री है। वो कॉम्प्लीमेंट्री आप भी समझाया मैंने कैसे निकालोगे यहाँ, क्योंकि सेट वगैरह है तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है कैसे निकलता है। 0 का काम यहाँ फाई कर रहा है और 1 का काम कौन कर रहा है, एस कर रहा है। हमें दिखाना है कि एक बूलियन अलजेब्रा है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं सबसे पहला नियम कौन सा होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, क्रमविनिमय नियम होता है। और क्रमविनिमय नियम आपको पता है कैसे दिखाओगे आप, वही है, वैसे मैं बता दूं आपको, समुच्चय होते हैं ना, क्योंकि यहां एलिमेंट्स कहां से लोगे बताओ। क्रमविनिमय नियम आपको दिखाना, आपको पता है तो वहां मैंने जब बूलियन अलजेब्रा की परिभाषा लिखाई थी तब मैंने एलिमेंट्स कहां से लिए थे, कैपिटल बी से लिए थे मैंने। अब यहाँ कैपिटल बी की जगह सेट क्या है, पी एस है, तो मैं एलिमेंट्स कहां से लूंगा, पी एस से। और पी एस क्या होता है, घात समुच्चय होता है। घात समुच्चय में तो आपको पता है पी एस में तो एस के जितने उप समुच्चय, एक उप समुच्चय भी क्या होता है, समुच्चय ही होता है। तो वैसे पी एस के एलिमेंट्स है क्या, आप सोच के देखो, सेट ही तो है पी एस के एलिमेंट्स। और जो समुच्चय होते हैं ना वो हमेशा क्रमविनिमय नियम का पालन करते हैं। किसके लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। कहने का देखो लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि समुच्चय एक तो संग संक्रिया हो गई, यूनियन ऑपरेशन हो गया, तथा स्रवनिष्ठ संक्रिया के लिए समुच्चय संग संक्रिया तथा स्रवनिष्ठ संक्रिया के लिए कौन से नियम का पालन करते हैं, क्रमविनिमय नियम का पालन करते हैं। हम जानते हैं कि समुच्चय होते हैं वो संग संक्रिया, यूनियन और हमें आप ये बताओ, जैसे आप वहाँ बूलियन अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ है वो किसके लिए दिखा रहे थे, प्लस और डॉट के लिए दिखा रहे थे आप। अभी मैंने लिखा है कि यहाँ प्लस और डॉट का काम कौन कर रहा है, यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहा है। तो यहाँ क्रमविनिमय नियम किसके लिए दिखाना पड़ेगा, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। अब देखो पी एस के एलिमेंट्स तो हमें पता नहीं, तो आप सेट को, लेकिन इतना पता है कि जो पी एस के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेट है, समुच्चय। वो समुच्चय को क्या लिखा जाता है, जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है, अंग्रेजी वर्णमाला होती है, उसके कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो मैंने दो एलिमेंट्स कहाँ से ले लिए, ये ए बी किसके एलिमेंट्स हैं, ए बी क्या है, समुच्चय हैं ये, क्योंकि पी एस के एलिमेंट समुच्चय हैं। अब फिक्स तो पता नहीं कि पी एस में 5 और 6, तो मैं 5 6 लिख देता, तो स्वैच्छिक लेना पड़ेगा पी एस से। तो मैंने पी एस में क्या है, समुच्चय। और आप कोई भी दो समुच्चय ले लो, आप समुच्चय होते हैं ना वो हमेशा चाहे यूनियन के लिए देखो और चाहे इंटरसेक्शन के लिए देखो, आप कौन से नियम का पालन करते हैं, क्रमविनिमय नियम का पालन करते हैं। आपको पता है चाहे ए यूनियन बी का मान निकालो चाहे बी यूनियन ए का मान बराबर आएगा, चाहे ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए का मान। तो समझ गए, सबसे पहले हमें बूलियन अलजेब्रा में क्रमविनिमय नियम दिखाना पड़ता है। प्लस और डॉट के लिए यहाँ प्लस और डॉट का काम प्रश्न में दे रखा है, यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ में यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए क्रमविनिमय नियम दिखाना पड़ेगा। तो आपने दिखा दिया, आपने दो एलिमेंट्स कहाँ से लिए, पी एस से। पी एस आपको पता है पी एस में समुच्चय हैं और समुच्चय हैं वो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए क्रमविनिमय नियम का पालन करते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, बंटनता नियम की बात करें। दूसरा नियम बंटन नियम या बंटनता नियम, यही तो होता आपके पास। चैप्टर फर्स्ट में दोबारा चलेंगे, आपने बंटनता नियम भी पढ़ा होगा। देखो बंटनता नियम क्या होता है आपको पता है, ए प्लस बी डॉट सी बराबर एक, तो क्या होना चाहिए, ए प्लस, ये तो लिखाया था मैंने ए प्लस सी, और एक लिखाया था मैंने ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये लिखाया था मैंने। अब यहां देखो, जैसे ए बी सी कहाँ से ले रहे थे, कैपिटल बी से। अब एलिमेंट्स कहाँ से लोगे आप,
पी एस से लोगे, पी एस में तो समुच्चय है और समुच्चय तो अंग्रेजी वर्णमाला की बड़ी अक्षरों से लिखे जाते हैं, तो कैपिटल ए बी सी हम कहाँ से लेंगे, पी एस से। ए बी सी क्या है, समुच्चय है, क्योंकि पी एस से ले रहे हैं तो पी एस में तो समुच्चय है। अब देखो जैसे यहां बंटनता नियम में क्या आता है, प्लस और डॉट आता है। अब यहां प्लस और डॉट का काम कौन कर रहे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो देखो स्मॉल ए की जगह तो लिख दो कैपिटल ए, प्लस की जगह यूनियन, स्मॉल बी की जगह लिख दो आप कैपिटल बी, और यहां से लिख दो आप, ऐसे लिख दो आप समझने के लिए, ब्रैकेट लगा दो, दोनों एक साथ ही हैं, डॉट की जगह इंटरसेक्शन आएगा। और आप ये जानते होंगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दूसरे वाला भी लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक मिनट, ए प्लस, देखो दोबारा समझो एक बार, बंटनता नियम कैसे प्रूफ होगा, ए प्लस बी डॉट सी, तो ए बी सी की जगह मेरे को पता है मैंने एलिमेंट्स क्या लिए हैं, बताओ आप, कैपिटल ए बी सी, प्लस और डॉट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट्री। देखो यूनियन और कॉम्प्लीमेंट्री, यूनियन और, यहां भी यूनियन ही आएगा, प्लस की जगह डॉट की जगह कॉम्प्लीमेंट्री, ए बी सी की जगह आपको पता है कैपिटल ए बी सी है, डॉट की जगह इंटरसेक्शन, प्लस की जगह यूनियन, डॉट की जगह इंटरसेक्शन और प्लस की जगह यूनियन। कहने का अर्थ यहां बंटनता नियम ये बनेगा, ये तो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया था, सिद्ध करना सिखाया था ना मैंने कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये होता है। तो डायरेक्ट लिखना है आपको, ऊपर एक लाइन लिख देना बेटे इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि समुच्चय यूनियन तथा इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं आपके पास। कहने का अर्थ आपके पास ये समुच्चय है वो संघ संक्रिया और सर्वनिष्ठ संक्रिया के लिए बंटनता नियम का पालन करते हैं। फिर ये लिख देना आगे, समुच्चय करते हैं बंटनता नियम का पालन, तो दूसरा नियम भी सत्य हो गया। यहां सिद्ध करवा के दिखाने की आवश्यकता नहीं, यहां डायरेक्ट हम जानते हैं वो चीजें, हम जानते हैं बंटनता नियम का पालन करते हैं, समुच्चय यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए लिख देंगे। थर्ड की नियम की बात करें, थर्ड नियम आपको पता है कौन सा है, तत्समक अवयव वाला है। ऊपर बता देता हूं मैं आपको, यहाँ वीडियो को रोक के उतार लो, हाँ थ्योरी बोल रहा हूं लिख देना यहां आप। देखिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है तत्समक अवयव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, तत्समक अवयव का अस्तित्व वैसे लिख दीजिए, तत्समक अवयव लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नियम ये पढ़ाया था मैंने, तत्समक अवयव। अब बताओ यहाँ किस किस का तत्समक देखना पड़ेगा आपको। एक एलिमेंट्स देखो वहाँ आप याद करो, मैं एक हाथ से लेता था कैपिटल बी से, अब मैं एलिमेंट्स कहाँ से लूँगा, कैपिटल बी नहीं, यहाँ कैपिटल बी का काम कौन कर रहा है, पी एस, और पी एस में सेट है तो इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर लोगे आप। देखो तत्समक अवयव किस किस का देखना पड़ेगा, हमें पता है, तो मैंने पढ़ाया था तत्समक अवयव योग और गुणा का देखा जाता है। यहाँ योग और गुणा का काम कौन कर रहा है, यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहा है। तो आप क्या करोगे, देखो कैपिटल ए और यूनियन, पता है ना आपको तत्समक अवयव क्या होता है। योग का तत्समक अवयव क्या होता है कि योग का तत्समक अवयव एक ऐसा भी होता है कि उसमें क्या जोड़ें कि वही आ जाए। तो यूनियन का तत्समक अवयव क्या होगा कि उसके साथ क्या लें कि वही आ जाए। बताओ एक के साथ क्या लेने पर वही आएगा, ए यूनियन फाई का मान ए होता है। मैं आपसे बोलूं गुणा का तत्समक अवयव कैसे देख रही थी कि उससे किससे गुणा करें कि वही आ जाए, एक से गुणा करने पर आ रहा था तो वही है। यहाँ गुणा की जगह इंटरसेक्शन का देखना पड़ेगा क्योंकि गुणा की जगह यहाँ इंटरसेक्शन है, तो ए के साथ क्या लें कि वही आ जाए। आपको पता है क्या लोगे तो वही आएगा। अब देखो ए क्या है, थोड़ा सा मैं समझाता हूं बेटे। अभी आपने लिया था वही एग्जाम्पल, या दूसरा ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे एस मैंने मान लिया 7 9 है, एस कोई एरिक समुच्चय है और पी एस क्या है, उसका पावर सेट है। तो पी एस क्या बनेगा अब आपको पता है, 5 बनेगा, 7 बनेगा, 9 बनेगा और 7 9 बनेगा।
अब बताओ जो PS है उसका सबसे बड़ा सेट कौन सा है? ऐसी तो है, ये वाला है सबसे बड़ा सेट, ये S है। कैपिटल A क्या है? PS से ही है। तो क्या कैपिटल A है वो PS से बड़ा हो सकता है क्या? कैपिटल A क्या है? PS का कोई स्विचिक अवयव है, तो कैपिटल A या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। मान लीजिए कैपिटल A क्या है? 9 है। तो आप बताओ A का और S का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? A 9 है, S ये है, तो आपको पता है दोनों में से कॉमन देखते हैं, इंटरसेक्शन में 9 ही आएगा। 9 यहाँ क्या है? A है। तो आपको पता है कि क्या लेने पर A आएगा? S लेने पर। तो देखो यहां यूनियन का तत्समक अवयव तो क्या होगा? 5 होगा, और इंटरसेक्शन का तत्समक है का अर्थ आप कैपिटल A से कोई भी एलिमेंट्स लो, वो एलिमेंट्स तभी कोई भी सेट लो कैपिटल PS से, वही सेट वापस कब आएगा? जब उस यूनियन में क्या लेने से वही सेट वापस आएगा? 5 लेने से। इंटरसेक्शन में क्या लेने से वही सेट वापस आएगा? S लेने से। तो देखो यहाँ ऐसे तो देखते हैं कि A के साथ क्या लें कि वही आ जाए, 0 लेने पर 0, A में क्या जोड़ें कि वही आ जाए, तो 0 जोड़ने पर आता है तो योग का तत्समक अवयव 0। वैसे यहाँ यूनियन का तत्समक अवयव 5 होगा और इंटरसेक्शन का तत्समक अवयव क्या होगा? S होगा। और 5 और S दोनों हमें पता है PS में है। अरे 5 तो होगा ही PS में, और S भी हमें पता है, ये रहा S, वो भी PS में है। फॉर इच लिख देना कि 5 तथा S क्या है? 5 और S क्या है? PS में। तो लिख देना, बोल देता हूं मैं, यहां संघ संक्रिया तथा सर्वनिष्ठ संक्रिया के तत्समक अवयव क्रम से संघ संक्रिया का 5 है और सर्वनिष्ठ संक्रिया का क्या है? S है। तो यहाँ संघ संक्रिया तथा सर्वनिष्ठ संक्रिया के तत्समक अवयव क्रम से 5 तथा S है, जो PS में अतः तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। देखो तत्समक अवयव प्लस और डॉट के लिए देखते थे, लेकिन यहाँ प्लस डॉट का काम क्या कर रहे हैं मैं बारी बारी से बोल रहा हूँ, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? तत्समक अवयव। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी एलिमेंट्स यहाँ क्या होंगे? 5 और S होंगे। देखो आगे हम बात करेंगे। तो तत्समक अवयव भी हो गए, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए देखना है वो 5 और S होंगे, दोनों PS में है। वो अभी दिखाया था मैंने, PS में देखो देखना 5 और S दोनों होते हैं। अब हम बात करेंगे पूरक अवयव। नियम नंबर जो 4 है वो क्या है? पूरक अवयव। अब देखो आपको पता है, अब PS तो क्या है? कोई एरिक समुच्चय। अब एरिक समुच्चय का भी हमें नहीं पता। हमें आपको पता है पूरक अवयव में मैंने क्या सिखाया था आपको कि कैपिटल B के प्रत्येक अवयव का पूरक अवयव देखना पड़ता है। तो कैपिटल B की जगह यहाँ PS है, तो PS के प्रत्येक अवयव का पूरक अवयव देखना पड़ेगा। तो एक एक अवयव का तो पूरक अवयव ज्ञात कर नहीं सकते, हम कोई स्वैच्छिक अवयव लेंगे। जैसे मैंने एक हाथ से ले लिया, PS से ले लिया। अब यदि मैं देखो पूरक अवयव विद्यमान कब होता है? जब A का पूरक A' बता रहे थे आप, तो A' वो किस में भी होना चाहिए? B में, वहां B की बात चल रही थी, तो पूरक अवयव। तो यहां हमें पता है हमें A का पूरक निकालना है, तो A और प्लस की जगह बताओ क्या लोगे आप? प्लस की जगह क्या लोगे? यूनियन लोगे। और यहां देखो 1 का काम देखो, मैं यहां आप A का पूरक निकालते थे, A की जगह मैं कैपिटल A का पूरक निकाल रहा हूं, प्लस की जगह मेरे को पता है यहाँ यूनियन दे रखा है। 1 का काम कौन कर रहा है? देखो आप शुरुआत में देखो प्रश्न में 0 की जगह 5 है, 1 की जगह यहाँ S है, तो 1 का काम S कर रहा है। अब मैं यहाँ क्या लूं कि S आ जाए? देखो दोबारा, अभी S लिया था मैंने 7 9, PS मैंने क्या लिया था आपको पता हो तो 5 था, 7 था, 9 था और 7 9 था आपके पास। अब A क्या है? कोई PS का ही तो कोई अवयव है। A क्या है? PS का ही कोई अवयव है आपके पास, तो A कुछ भी ले लो, जैसे आपने 7 ले लिया। अब आपसे कोई पूछे कि A' क्या होगा? देखो यहाँ सबसे बड़ा सेट कौन सा आपको पता हो तो ये वाला ही है। जैसे वहां
u माइनस ए करते थे ए डैश निकालते हुए, तो यहाँ वो u क्या होता था, यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट होता था कि और जितने भी सेट है वो उसके क्या होने चाहिए, सब सेट होने चाहिए। तो यहाँ ऐसा काम s कर रहा है क्योंकि और जितने भी सेट हैं वो s के क्या है, सबसेट, क्योंकि s के तो सबसेट है ये। तो यहाँ a डैश किससे निकलेगा, s माइनस ए, और s में से आप 1 हटाओगे तो 9 ही तो आएगा। तो कोई आपको बोल देना, यहाँ a डैश समझ जाना। तो ए पी एस का एलिमेंट से कुछ भी ले लिया मैंने, ए 7 ले लिया क्योंकि ए पी एस का एलिमेंट्स है। ए डैश निकालूंगा, ए डैश मेरे को पता है यू माइनस ए लिखाया था मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में। यहाँ यू का काम कौन कर रहा है, एस कर रहा है, तो एस माइनस ए, एस में से 1 हटाओगे तो क्या आएगा, 9 बचेगा। अब ए और ए डैश का यूनियन ले लो आप, यूनियन में तो कंप्लीट अभी आते हैं, तो 7 9 आएगा। तो देखो क्या आ गया, एस आ गया। तो वैसे ही अब देखो मेरे को किसका पूरक निकालना है, ए का, तो जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए था, 1। तो जोड़ का काम यहाँ यूनियन कर रहा है आपको पता है, तो और 1 का काम एस कर रहा है, तो 1 आ गया ना। अरे जोड़ने पर 1 आना चाहिए, तो जोड़ का काम यहाँ कौन कर रहा है मेरे को बताओ, प्रश्न को पढ़ो, यूनियन, और 1 का काम कौन कर रहा है, एस कर रहा है यहाँ। अब डॉट का काम तो कौन कर रहा है, इंटरसेक्शन, ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा आपको बताओ, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आ गया, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 0। तो इंटरसेक्शन काटते हैं गुणा ही है, फाई किसकी जगह आ रहा है आपको पता हो तो प्रश्न में दे रखा है 0 की जगह। तो बेटे यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पी एस है उसके प्रत्येक अवयव का पूरक अवयव विद्यमान होगा, क्योंकि यहाँ ए का पूरक अवयव क्या आया, ए डैश, और ए डैश आपको पता है क्या होता है, ए डैश यहाँ एस माइनस ए होगा, और एस माइनस ए किस में होगा, पी एस में होगा। अरे कोई भी एलिमेंट्स ले लो आप पी एस से कोई, उसको एस में से घटाओ आप, तो भी जो आएगा, जैसे आपने ए क्या ले लिया, क्योंकि ए कहाँ से लेना है, पी एस से, तो मैंने ए 9 ले लिया। अब यदि इसको मैं किससे घटाऊंगा, एस से, तो 7 बचेगा, 7 पी एस में है, तो ए डैश यहाँ में पता है एस माइनस ए, और एस माइनस ए पी एस में होगा। तो यहाँ पूरक अवयव ऐसे निकलेगा, यहाँ पी एस के प्रत्येक अवयव का पूरक अवयव भी विद्यमान होगा। बेटे बहुत ध्यान से पढ़ना बातों को, इतना कोई हार्ड भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना, मैं बोल रहा हूँ ना, दिमाग पे जोर डालना बेटे। और जो 5 नियम होता है, 0 डज नॉट इक्वल 1, तो 5 डज नॉट इक्वल एस, क्योंकि 0 का काम 5 कर रहा है और 1 का काम कौन कर रहा है, एस कर रहा है। यही बात है बेटे, एक बार आराम से उतार लो आप फिर।